मैं और मेरा शिशु घर में अकेली रहती थी। मेरा सुश्री इतना बुरा नहीं था, सारा दिन अपने आप को दुपट्टे से ढककर रख दीजिए। काम करने के तुरंत कई बार ऐसा होता था कि दुपट्टा गले से उतरकर निर्जीव हो जाता था। तब शिशु मुझे अजीब नजरों से देखता तो मुझे शर्म महसूस होती थी, क्योंकि मैं भारी भरकम जिस्म की मालिक भी और अक्सर अपने जिस्म को ऐसे ढक कर रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। ससुर को रात का खाना देकर या अक्सर कमरे में दरवाजा बंद करके सोने के लिए ले जाती थी, लेकिन जब सुबह उठते ही तो चादर सुश्री दाग लगी होती। मैं शादीशुदा थी और अच्छी तरह से जानती थी कि ये दाग किस चीज की हो सकते हैं, लेकिन आखिर कौन मेरे कमरे में आकर ये सब कुछ कर जाता था, क्योंकि मैं तो दरवाजा बंद कर देती थी। अब रोज होने लगा था। शिशु का रवैया अब मेरी बहुत ही अजीब हो गया था। वो मेरा ऐसी ख्याल रखते थे जैसे कि कोई पत्नी का रिश्ता हो। मैं शुरू से ही आदत थी कि सुबह होते ही मैं सबसे पहले नहाने जाती थी। एक दिन सुबह में नहाकर बाथरूम से निकल ही रही थी कि मेरी नज़र सामने अपने कमरे की तरफ गई, जहां ससुर कमरे से निकल रहे थे। उनके हाथ में फैली थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो क्या चीज़ मेरे कमरे से निकल जा रही है। मैंने इरादा कर लिया था कि आज रात जागकर देखूंगी कि मेरे कमरे में आखिर कौन आता है। मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था और नाइट सूट पहनकर लाइट बंद करके बेड पर लेटी रही और सोने का एक्टिंग करने लगी थी। मैं बिल्कुल खामोश थी। थोड़ी देर के बाद हलचल की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शिशु पानी पीने के लिए बाथरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तो बढ़ रहा था और मेरे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की लाइट बंद थी और मेरी सांस खींचकर सोने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे सच्चाई का पता लगाना था और देखना था कौन था। लेकिन अगले ही लम्हे से बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। जब ससुर शून्य मेरी दोनों, मेरा नाम बुलबुल है। मेरे खानदान में से इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं है सिवाय मेरे में ही एक ऐसी लड़की थी जो अब तक जिंदा बची थी। मेरे खानदान की सभी लोग मुझे इस दुनिया में छोड़कर चले गए थे। मेरे राजा थे, उन्होंने मेरी शादी करवा दी, लेकिन मेरे चाचा कोई जाने किस्म के नहीं थे। वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त में उम्र 16 साल थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन झूठ घर उनको मेरे लिए मिला था। वो कोई इतना खास अमीर भी नहीं था और ठीक ठाक भी नहीं था, लेकिन उनके पास भी और कोई दूसरा उपाय नहीं था, कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कोई भी रिश्ता, अच्छा रिश्ता आता तो वो कहती कि अपनी बेटी के बारे में मैं सोचो तो बस बुलबुल को जल्दी से जल्दी घर से निकाल दो, नहीं तो मेरी बेटियों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा और उनके लिए भी रिश्ते नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी घर आता था वो मुझे यह पसंद कर लेता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी चाची की वीडियो बहुत ही मोटी और आइसी थी, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ इतना बुरा नहीं था। सब कुछ ठीक था, बस कभी कभी चाची को इस बात पर गुस्सा आता था कि रिश्ता मेरी बेटियों के लिए आता है और लोग पसंद इसको करके चले जाते हैं। इस बार फिर चाची कभी कभी मुझसे नाराज भी हो जाती थी और अक्सर ऐसा भी होने लगा था कि जब रिश्ता आता तो वो मुझे छिपा देती थी। फिर बस चाचू ने तंग आकर जो भी मिला मुझे भेज दिया, कोई भी पूछताछ नहीं की और ज्यादा कीड़े भी नहीं निकाली। जिस घर में मेरी शादी हुई थी उसने कोई भी नहीं था। मेरा पति दूसरे शहर में काम करता था जो यहाँ से 3 दिन की दूरी पर था, इसलिए वो बार बार नहीं आ सकता था। लेकिन 4 महीने के बाद 1 हफ्ते के लिए मेरा पति शहर से वापस आता था। मैंने कहा कि शुक्र है बाहर का मूल तो नहीं है, वरना तो 2-2 साल में एक बार घर आते हैं लोग। घर में उस वक्त कोई नहीं था सिवाय मेरे ससुर के मेमे का। कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा शिशु बहुत अच्छा था और वो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वे बहुत ख्याल भी रखते थे। शादी के 2 हफ्ते बाद मेरे पति ने कहा कि मुझे अब जाना होगा। मैंने सिर्फ 2 हफ्तों की छुट्टी ले रखी है। मैंने भी उसे भारी दृश्य विदा कर दिया था। उसका नाम रंजन था और मेरे ससुर का नाम लाल देव था। ससुर भी काउंटी जाया करते थे। सुबह सुबह उनको नाश्ता बना कर देती है और वो काम पर चले जाते थे। उन्होंने कहा कि घर के अंदर से अच्छे से बंद कर लेना, दरवाजा कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, जब तक हम ना आए तो पहले पूछ लेना कि कौन है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं उसके बाद ही तुम दरवाजा खोलना। बहुत प्यार करते थे, बेटी की तरह मेरी नाज नखरे उठाती थी मेरे सर पर हाथ रखते थे और वापसी भी मेरे लिए आइसक्रीम लेकर जरूर आया करते थे। मैंने कहा कि इसकी क्या जरूरत थी तो कहने लगते कि अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी, थोड़ा तो सेवा करना पड़ेगा। आज मेरी पत्नी जिंदा होती तो मेरी कोई बेटी होती, तुम्हारा उसके साथ वक्त गुजर जाता, पर अब क्या करे जो वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो है ना। इसी तरह वो रोज मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ जरूर लाया करते थे, लेकिन एक बार तो कुछ ऐसा लिए है जिसकी उम्मीद ही नहीं थी और मैं थोड़ी हैरानी भी हुई कि मेरे पति सिक्योरिटी का काम करता था, इसीलिए उसे दिन भर फ़ोन करने की इजाज़त नहीं होती थी। रात को 10 मिनट के लिए मुझसे बात करता था, लेकिन इतना थका होता था कि बात करते करते ही सो जाता था। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं पूरा दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए इंतजार करती रहती थी, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी।
वो पूरा दिन गर्मी में धूप में चोटी पर खड़े खड़े थक जाता था। कहता था यह बहुत बड़ी अपार्टमेंट है लेकिन बड़ी ही खतरनाक जगह है जहाँ भी इस तरह की चीजें बनती है जिसमें कभी भी आग लग सकती है, इसीलिए तो अच्छे पैसे मिले थे इस नौकरी के, नहीं तो तुमसे कभी भी इतना दूर नहीं रहता। लेकिन एक दिन बुरी खबर मुझे मिली कि मेरा पति इस दुनिया से चला बसा है। जिस बिल्डिंग के सामने वो काम करता था उस बिल्डिंग में आग लग गई और वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। मैं शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। मेरे चाचा ने कहा कि वापस चलो तुम। मेरी चाची ने शोर मचा दिया। उन्होंने कहा कि ये तो शादी की 3 महीने बाद ही विधवा हो गई है, मनहूस रही है, इसकी मनहूसियत का साया मेरी बेटियों पर भी पड़ जाएगा। हमारे घर में जब तक ये थी तब तक कुछ भी अच्छा नहीं था, जैसे ही निकली तो हमारे घर में सब चीजों की सुधरा बढ़ गई। अब तो इसको वापस नहीं आने दूंगी। मजबूरी में मैंने फैसला किया कि मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी। मेरे चाचा ने कहा कि फिक्र मत करो, आजकल तो विधवा औरत तलाकशुदा लड़कियों की शादी हो जाती है, कोई न कोई मिल जाता है, तुम्हारे लिए कोई और दिखता तलाश दूंगा। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे मेरे पति की बहुत ज्यादा याद आती थी। मेरे ससुर आकांक्षा जल्दी ही वापस आ जाते थे और एक दिन मैंने देखा कि उनके पास एक लाल रंग की वेश्या थी। कहने लगे कि बेटा ये बिछाकर सोना। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहती थी कि मैं ये बिछाकर सो। उन्होंने तो इतना कहा कि तुम्हारे लिए लाया हूँ, अपने बिस्तर पर बिछा लिया करो। मैंने कहा कि घर के लिए लायक होंगे, वैसे भी इस गर्मी कोई इतना ज्यादा चीज नहीं थी और मुझे दहेज देने वाला भी कौन था। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब सुबह सवेरे मेरे ससुर ने कहा कि वो बेडशीट मुझे वापस लाकर दे दो। मुझे लगा कि शायद उन्होंने रखने के लिए दी थी। मैंने कहा लेकिन मैंने तो उसे बिस्तर पर बिछा दी थी और मैं उस पर भी हुई थी। उन्होंने कहा कि को बात नहीं, अच्छा किया जो तो उस पर सो गई, लेकिन अभी मैं मुझे वापस करो। मैं वो बैट उठाया और अपने ससुर को वापस ले आई है। उन्होंने वो ब्रेक्सिट थैली में लाद डाली और अपने साथ ले गए। देखने में तो नहीं लग रही थी लेकिन महंगी लाए थे, इसीलिए वापस करने चले गए थे। मैंने भी कुछ ज्यादा सवाल नहीं किया और बेडशीट वापस कर दी। मुझे मेरे पति की बहुत याद आती थी, लेकिन आज रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, जबकि पिछले कुछ दिनों से मैं शादी राज फूटी ही नहीं थी। बस रो रो कर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा लगता था कि सब झूठ है, अभी वो वापस आएगा मेरा पति और मैं उसके साथ अपनी जिंदगी खुशी से जी, और अभी वो आएगा और मुझे कहेगा कि ये सब झूठ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ मेरा भ्रम था, मैं सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने की बातें सोचती थी। इसी तरह थोड़ी ना कोई जिंदगी में वापस आता है जिनकी बड़ी बुरी है, इंसान के साथ इंसाफ नहीं करती है और उसे ऐसे सूरत हाल में डाल देती है कि जिसके लिए वो तैयार ही नहीं होता है। मैंने कब सोचा था कि मैं इतनी जल्दी विधवा हो जाऊंगी और मेरा पति लिए जिसके साथ मैंने सिर्फ 2 हफ्ते गुजारे थे वो इस दुनिया से चला जाएगा। उम्मीद बाकी थी कि शायद मैं गर्भवती हो जाऊं। मेरे पति को गए हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। कुछ दिन और गुजर जाते तो शायद मुझे पता चल जाता कि मैं मां बनने वाली हूं या नहीं, क्योंकि जब मेरा पति वापस गया तो उसने 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ था, लेकिन जब वापस गया तो उसके 2 दिन के बाद ही ये खबर आई थी कि वो इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरे पास की उम्मीद तो थी। रात को सुशील वापस आए तो उनके पास विस्तृत वेश्या थी। कहने लगे कि यह बिछा लेना। मैंने कहा कि क्या बात है, आप वापस ले आए? तो कहने लगे कि जिस दुकान से ली थी। इस दोस्त ने कहा कि मैं भी उसी दुकान से लिया था, पर मैंने तो सस्ती ली थी, आपने महंगी ले ली। तो मैं वापस लेकर झगड़ा करने चला गया था, लेकिन फिर उसने मुझे 200 रुपये वापस कर दिया। तुम भी जाकर सो जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे अंदाजा था। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने फिर से वैश्विक बिछा लिए और मैं सो गई। ऐसी श्रेणी की सुबह ही मेरी आंख खुली थी, लेकिन शुभम मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी। मुझे लगा कि जैसे कि मैं मापने वाली हूँ। तभी मुझे इस तरह से चक्कर भी आ रहे थे और बदन दर्द हो रहा था। लेकिन सुबह जब नाश्ता बना रही थी तो ससुर ने कहा कि वैश्विक वापस कर दो। मैं हैरान रह गई थी, अभी मैं उनसे कुछ पूछना चाहती थी ही तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी वापस ले आओ। मैंने जल्दी से वो वर्ष लाकर उन्हें वापस कर दी और बिना कोई जवाब दिए शिशु जिसे ससुर जी बजाए चले गए और कहने लगी कि बहुत काम है मुझे, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने सोचा कि यह आखिर हो क्या रहा है। वो कभी मुझे बेच दे देते हैं और कभी वापस ले जाते हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। बुरे लोगों की हरकत अजीब होती है कि लोगों की बातों में आ जाते हैं। अगर बेडशीट ले ही लेंगे तो रख लेनी चाहिए थी छुप करके। 200 रुपये में क्या फर्क पड़ता है, आजकल तो 100 में 1 ता खाना भी नहीं बनता है। लेकिन मेरे को कौन समझाता। मेरी तबीयत पूरा दिन खराब रही थी और मैं खुश होती रही कि मैं तो माँ बनने वाली है, क्योंकि इस तरह मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि मेरे पास मेरे पति का कोई न कोई निशानी आ जाएगी। मैंने सोच लिया था कि अगर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अपने पति के नाम पर ही रखूंगी। इसी तरह से रंजन मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा। कोई तो होगा जिसको मैं अपना सकूंगी, वरना इस दुनिया में मिला था ही कौन।
पति था वो भी इस दुनिया से चला गया था। मेरे ससुर में तो रूटीन ही बना ली थी, उस रात को मुझे चादर देते और सुबह मुझसे चादर मान कर ले लेते थे और मुझे इतनी ज़्यादा गहरी नींद आती थी कि मुझे कुछ अपना होश नहीं रहता था। मैंने कहीं सुना था कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसलिए मेरा दिमाग इन चीज़ों की तरफ लगा हुआ था। पर एक हफ्ते बाद यह उम्मीद भी टूट गई थी। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं मां नहीं बनने वाली थी। मेरे पति की मेरे पास कोई भी निशानी नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मैं रो रही थी। ससुर से यह बात नहीं की और उन्होंने कहा कि रो क्यों रही हो, तो मैंने कहा कि खुश रहिए। मैंने कहा कि रंजन की याद आ रही है तो शून्य अजीब से अंदाज में मेरा हाथ पकड़ के कहा कि मैं हूं ना, चलो। फिर अचानक रुक गए थे। मैं भी छिप गई थी और सुशील मुस्कुराकर रूम में चले गए। पर अब मैं इस बात पर हैरान बोली लगी कि अगर मैं मां बनने वाली नहीं थी तो फिर मुझे इतनी नींद क्यों आती थी और मेरे बदन में इतना दर्द रहता था, क्योंकि मैं तो यही समझ रही थी कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। फिल्म ने इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, पर अब किसको कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। सुश्रूषा कहती है। मुझे बड़ा अजीब लगता था। चाचा को गबी तो वो भी क्या सोच से, काश कि मेरे पति जिंदा होता तो उसके साथ ही मैं आज हॉस्पिटल चली जाती। लेकिन फिर मेरी जब तकलीफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और अब मुझे हर रात को अच्छी नींद आती थी, पता ही नहीं चलता था कब सो गई है और कब जागी। उन्हें और ही दिन ऐसा दृश्य देखा कि मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर खुद उस चादर को धो रहे थे। मैं हैरान थी कि ये चैनल शुरू हो रहे हैं। उनको क्या लगता है कि मैंने इस चादर को गंदा कर दिया है, और अगर वे वैसे ही उनको गंदी लग रही है तो मुझसे कह देते, मैं धो देती। लेकिन उनका इस तरह से धोना क्या था। यह चादर तो मेरे कमरे में होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ससुर बेटे के जाने के बाद शायद पागल हो गए हैं, अजीबोगरीब तरह की हरकतें करते रहते थे। इन 6 चादर को बार बार कौन होता है। रात को कहते थे कि बिछा लेना और सुबह को कहते थे कि वापस लाकर चादर दे दो। इस तरह की हरकतें कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैं भी नहीं बोलती थी क्योंकि शायद मुझसे ज्यादा उनका नुकसान हुआ था। उनके बुढ़ापे की लाठी हो गई थी, इसीलिए मैं भी उनसे ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। तेरे पति की लाश भी तो नहीं मिली थी, बस इतना बताया गया था कि वो इस दुनिया से चला गया है। ऊंची बिल्डिंग में आग लग गई थी, इसीलिए ज्यादातर लोगों की लाशें नहीं हुई थी। आखिरी बार मेरे ससुर ने भी उनको जी भर के नहीं देखा था और मैं भी नहीं देख पाई थी, इसीलिए शायद हमारे अंदर इतना दुख भर गया था और इन दिवसों को निकालने के लिए वो अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। इसलिए मैंने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और मेरी तबीयत भी ज्यादा खराब होने लगी थी। मैं अपनी तबीयत बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इतना कि आप मुझे घर के काम ही नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। इस दिन मेरे ससुर घर पर नहीं थी तो मेरी पड़ोस की एक औरत आ गई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी लग रही है, इस तरह थोड़ी होता है। अगर घर में सिर्फ शिशु रहते हैं तो उनसे नहीं कहूंगी ना, तो जिससे तो होगी, इसमें शर्माने की क्या बात है। शर्म से मर जाऊंगी क्या। आओ मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। वो मुझे अस्पताल ले गई। जो डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो उसने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। उसने मुझे कुछ तारीख पूछी, मैंने उसको सब कुछ बता दिया। मैंने उसे कहा कि हाँ, पहले भी लगता था कि शायद ऐसा है, लेकिन इस बात को भी 1 महीना हो गया है मुझे मेरे पति से दूर हुए। 3 महीने हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ हो। औरत के जिस्म में भी कोई फर्क नहीं आता, लेकिन फिर भी वो माँ बनने वाली होती है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि कहीं तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं है। मैंने कहा कि तौबा करो डॉक्टर, ईश्वर को मानो, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं की है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और मैंने उनको कहा कि हमारे घर में तो सिवाय मेरे बूढ़े ससुर के और कोई रहता ही नहीं है और मैं कहीं आठ की जाती भी नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन इस तरह के मामले में सवाल भी ऐसे ही करने पड़ते हैं। लेकिन तुम माँ बनने वाली को ये बात पक्की है। अब मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या तुमने अपनी तारीख या करने में कोई गलती कर दी है। मैंने शीशी हिसाब लगाना शुरू कर दी, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बच्चा मेरे पति का नहीं था। मैंने डॉक्टर को झूठ बोल दिया कि कहीं मेरे बारे में बदनामी न फैलाती रही, क्योंकि मेरे साथ मोहल्ले के और भी औरतें आई थी और मुझे शर्म आ रही थी कि मैं चाकू जी कुछ याद ही नहीं था तो मैं किसी और की चाह है। और उसने कहा था कि वो हमेशा इसी डॉक्टर के पास आती जाती है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। तब तो वो बाहर बैठी थी। कल को मेरे बारे में पूछ लेते ही तो मसला हो जाता। मैंने कह दिया कि आप ही कह रही हैं डॉक्टर, मुंसिफ तारीख गिनने में गलती हो गई है। जो ने मुझे कुछ दवाएं लिख कर दी और उसने कहा कि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब है, आपको अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा और इसीलिए आप इन दवाइयों को ले लीजिएगा और टाइम टू टाइम लेते रहिएगा। पर मैं यह सोचकर हैरान थी कि ये बच्चा किसका है, मेरे साथ क्या हो रहा था जो मेरा पति इस दुनिया से गया था। मेरे
साथ बहुत ज्यादा अजीब हरकतें हो रही थी जिसका ताल्लुक मेरे ससुर के साथ था। एक तो चादर वाली बात और दूसरा मुझे ऐसी बेहोशी वाली नींद का आना, जबकि मैं तो इतनी परेशान रहती थी कि मेरे दिमाग में इतने सारे दुख भरे थे तो वे इतने सुकून में कैसे हो सकती थी मुझे खुद ही समझ नहीं आता था। जबकि पहले मुझे ऐसी नींद कभी नहीं आती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं बहुत ही गहरी नींद में सो जाया करती थी। इंसान नॉर्मल जिंदगी गुजारता है तो भी आजकल को सुकून की नींद नहीं आती है, और यहाँ मेरे हमसफर इस दुनिया से चला गया था और मैं ऐसे गंभीर बिस्तर कैसे सो रही थी। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर थी जिसके बारे में अब मुझे पता ही लगाना था, और मैंने सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। जो भी मैं कर रही थी वो मुझे यह करना था। यह न्यूज 3 दिन के लिए अपनी रूटीन बदलनी थी और मैंने अपनी रूटीन बदली। मैंने खाना नहीं खाया ये सोचकर कि कहीं मुझे खाने में तो कोई चीज़ नहीं मिला कर दी जा रही है, पर मैं यह सोचकर हैरान थी कि ये करेगा कौन। रहा कोशिशों में शीशी वहीं बैठी मुझे वापस कर दी। अब तो वो बशीर इतनी पुरानी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको इस थैली में डाल कर देते थे जैसे कि नई हो। पता ने अपने साथ लेकर हो जाते ही क्यों थे। मैंने कहा कि ठीक है बिछाकर सो जाऊंगी, लेकिन आज मैंने बिस्तर पे हूँ वैसी नहीं डाली और बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन मैं हैरान थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मेरी नींद का ताल्लुक इस दर्शत के साथ था। ये क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि रात के 2 बजे वाहन बिल्कुल खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद हलचल की आवाज आई। मुझे लगा कि ससुर जी पानी पीने के लिए या फिर बाथरूम जाने के लिए उठे होंगे, लेकिन कोई मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था और फिर वो मेरे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की लाइट बंद थी और मैंने सांस खींचकर सोने की एक्टिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे देखना था कि कौन है। वैसे बहुत ज्यादा मुझे डर भी लग रहा था उसका मेरे कमरे में क्या काम था, वो कौन था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब वो शख्स मेरे करीब आकर लेट गया, मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था, उसका हाथ मेरी पूरी वजूद में सफर कर रहा था, जो मुझे वो अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही मैंने लाइट की तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वो कोई और नहीं मेरा ससुर था। उसे बिस्तर की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि चादर नहीं डाली थी। मैं हैरान रह गई कि किस तरह से बात कर रहे थे मेरे साथ। मैं चिल्ला रही थी, वो बोली तुम बहुत और चिल्लाती चूहो आप मेरे पास। मैं पूरी तरह से घबरा गई। मैंने कहा कि आपने क्या कह रही हैं। मेरा ससुर भी अब घबरा गया था। मैंने और जोर चिल्लाना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था कि क्या हो रहा है। और वो औरत भी अंदर आ गए और उसका पति भी उसके साथ। उसने मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती थी। मैंने उसको चिल्ला चिल्ला कर इतना ही कहा कि पुलिस को बुलाओ, ये मेरी इज्जत पर हमला कर रहा है। वो लोग हैरान रह गए थे। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि किसी की इज्जत की बचाना है या नहीं। ये मोहल्ले वाले दरअसल कुछ इतने तंग होते हैं कि अब कोई शोर या कोई इस तरह का इंसान उनके हाथ लग जाए तो उसे मार मार कर अपना गुस्सा उसी पर निकालना चाहते हैं। मेरे शिशु को भी दबोच लिया गया था। सब कह रहे थे कि इस मोहल्ले में शायद सभी लोग रहते हैं, आप अपनी बहू के साथ क्या कर रहे थे। मैं उस औरत को सब कुछ बताया कि मैं माँ बनने वाली है और मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है और मेरे पेट में कैसे आया। मेरे ससुर ने जुबान आंखें खोल ही भी उन्होंने कहा कि वो चादर वो के ऊपर नींद की दवा लगा देते थे। जो वो दवाई मेरी समझ में जाती थी तो मैं बेहोश हो जाती थी और उसके बाद वो मेरे साथ सारी रात सोते थे और सुबह होते ही कमरे से निकल जाते थे। और ये बच्चा भी उनका ही था। सो लोगों ने कारणों को हाथ लगा लिया और तोबा तोबा चार्ज माना गया है। कुछ लोग बोले कि अगर ऐसा हो गया तो इन दोनों की शादी करवा दो, लेकिन मैंने शोर मचा दिया। अपने चाचा को भी मैंने बुला लिया। मैंने कहा कि खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन इस इंसान के साथ मैं शादी कभी नहीं करूंगी जो मेरी इज्जत पर हमला करता रहा है। मैं तो इसे अपने बाप के जैसा समझती थी और इसने मेरे साथ ही ये सब कुछ किया है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे चाचा ने कहा कि अब तुम्हारी चाची कुछ भी बोले शहर जुर्माना मेरी न हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं अपने चाचा के घर चली गई थी। मिल डिलीवरी भी हो गई थी और बच्चा इस दुनिया में आ गया था। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था और मेरी जिंदगी अब नर्क हो गई थी। सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान होकर रह गई थी, क्योंकि ईश्वर ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया था। मेरा पति वापस आ गया था। मुझे देखकर हैरान रह गया। वो समझा कि यह उसकी औलाद है। कितनी देर हम रोते रहे, एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। दरअसल मेरा पति मरा नहीं था, वो अस्पताल में था और कोमा में चला गया था कि किसी को पता नहीं था कि वो कौन है, इसीलिए किसी ने उसके घर वाले को नहीं बताया। उसको 1 साल बाद होश आया तो फौरन मेरी तरफ भागा। मैंने उसको सब कुछ बता दिया तो वो हैरान रह गया। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, ये सब कुछ क्या हो गया। मैंने कहा कि कुछ नहीं करो, उस मुझे छोड़कर मर जाना। उसने कहा कि आश्रम में बाप के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम फिक्र मत करो, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा और हम लोग साथ रहेंगे। और
बच्ची को भी पालेंगे। अभी भी ऐसा लगता है कि वो एक बुरा सपना है जिसको मैं गुजार रही थी। मेरा पति वापस आ गया था, मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आई थी। बस अब आप अपने सपने में जाना नहीं चाहती थी, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी कि मेरे दिल में ही पल के लिए मलाल है। आप ही बताएं कि क्या मुझे शुश्रूषा हुए बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए था या मैंने उसे जन्म देकर सही किया।